हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने साथी हमसे जुड़े स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 12 वालों के लिए क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 12 वालों के लिए। कहने का मतलब क्लास की अगर हम बात करें तो 12th वालों के लिए चलती है और प्रतिदिन ये क्लासें होती हैं। बीच में एक दो दिन के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ी तबीयत की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी क्लास बेहतरीन तरीके से चलेगी। ठीक, और जितने, हाँ, कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद। उस यूजर का तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात दी। इसी तरह अगर आप भी हमारे सेशन में आइए, हमारे इवेंट में आइए, आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाइए। आप अपनी लोकेशन ट्रैक करके जाइए कि सर हम आपकी वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, हम कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हम कौन सी क्लास में हैं, ठीक। और अगर किसी क्लास में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप डाउट अपने कमेंट में कर दीजिए। आपके क्या किए जाएंगे, आपके डाउट उठा लिए जाएंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में आपके डाउट का सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें आज पढ़ना क्या है। कल तक तो हमने क्या पढ़ा था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में, मानक मानक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा था और इसका हम उपयोग भी देख लिए थे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, ये किस लिए है। आज इससे हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, दो चार छह क्वेश्चन करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ये जो होता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इससे हम सब प्रश्न को कैसे, न्यूमेरिकल कैसे हल कर सकते हैं, सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, ट्रिकी माध्यम से कैसे हम इसे हल कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले जितने साथी इस इवेंट में आए हैं, इस इवेंट को देख रहे हैं, पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे, क्योंकि वो पेन कापी है जो आपकी घड़ी, आपकी स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, आपकी दिशा को मोड़ सकती है। आप हर चीज को नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगी, ताकि फिर बाद में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और हाँ, रिवीजन करने के लिए भी आपको वक्त मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, ये क्या करता है, अज्ञात अज्ञात इलेक्ट्रोड का क्या करता है, मान ज्ञात करता है। ठीक, और इसी से संबंधित हमने एक सूत्र भी बताया था। वो सूत्र ये था कि अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र ये था कि ई नोट से कैथोड, क्या था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ए नोट था। अगर मान लीजिए इस सूत्र में आपको ये नोड और कैथोड दिया तब तो ठीक है, वो अगर कुछ भी नहीं दिया है, आपको ये नोड कैथोड पता ही नहीं है, इसमें कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे ना कि जैसे नोट कैथोड इसमें तो मान लीजिए दिया रहता है, मान लीजिए एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, वो ए नोट कैथोड देने के लिए ही भूल गया। जब ए नोट कैथोड देने को भूल जाएगा तो आपको इस परिस्थिति में दोनों को आपको मानक अपचयन विभव मान लेना है, इसको भी और इसको भी क्या मान लेना है, मानक अपचयन विभव। ठीक, इसको भी मानक अपचयन विभव मान लेना। ठीक, और उसके बाद आपको पहले वाले को कैथोड याद रखना है, पहले वाले को आपको कैथोड याद रखना है कि जो पहली टर्म होगी, जो पहले बाएं हाथ पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक, कैथोड, और जो हमारे राइट वाले हैंड पर होगी, यानी दाहिने हाथ की तरफ होगी, उसे हम एनोड कहेंगे। ठीक, इतनी सी बात याद रखना कि जब कुछ भी ना दिया हो, प्रश्न में कुछ भी ना दिया हो, तो आपको एनोड और कैथोड के स्थान पे आपको मानक अपचयन विभव और मानक अपचयन विभव दोनों को मान लेना है। इसको भी मानक अपचयन विभव मान लेना है और इसको भी
मानक अपचयन विभव मान लेना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद में आपको एक को कैथोड मान लेना है, एक को एनोड मान लेना है। अगर जिसको ये नहीं याद हो रहा है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड होता है, अगर ये न याद हो, अगर कुछ भी न दिया हो कि अपचयन हो रहा है कि आपतिकरण हो रहा है, तब दो इस परिस्थिति में, इस दशा में आपको दोनों को अपचयन ही मान लेना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो आज हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर कि हमें आज इससे संबंधित प्रश्न कैसे हल करते हैं, प्रश्न कौन कौन से आते हैं। आज हम प्रश्न की चर्चा करेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। ठीक, तो आइए पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है कि निम्नलिखित सेल निम्नलिखित सेल क्या है, हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। निम्नलिखित सेल के मानक विभव की गणना कर, विभव की गणना करें, ठीक। इसमें पहला प्रश्न जो है क्या है, एन आई प्लस एन आई प्लस 2 है, फिर एक इसकी सांद्रता 1 मोलर है। ठीक, फिर क्या है, लवण सेतु है, फिर एजी प्लस और 1 मोल एजी है। ठीक, इसमें दिया गया है, और यदि और इसमें कहा गया है कि ई नोट सेल यानी ई नोट एन आई प्लस 2 और एन आई कितना दिया गया है यहाँ पर, इसका माइनस 0.25 वोल्ट तथा ई नोट एजी प्लस 1 इक्वल क्या दिया है, 0.80 वोल्ट है। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि ई नोट सेल की गणना हमें इसमें करना है। अगर ई नोट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपको दो चीजें दी गई हैं कि पहला जो टर्म है ये है और दूसरी टर्म ये है। इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों में उपसांद्रता जो है, जो विलयन है वो 1 मोल है। कहने का मतलब जो विलयन है वो 1 मोल है, कहने का मतलब सांद्रता 1 मोलर है। इसका मतलब ये मानक है यानी स्टैंडर्ड है, इसकी प्रस्तुति जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक, अब इसके अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले हम कैथोड में इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण तो दिया नहीं है, इसमें सबसे पहले हम अपचयन और ऑक्सीकरण ढूंढते हैं। अगर इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण ढूंढेंगे तो इसमें देखिए कि कहीं पर धातु जो है क्या बन रही है। अगर हम इसमें बात करें, हल करें, तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि एन आई और एन आई प्लस 2 दिख रहा है। कहने का मतलब इसमें जो निकिल की छड़ है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। किसका त्याग कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। और इसके साथ कितना है, 1 मोल सांद्रता भी है। फिर इसमें श्लेष है, फिर यहाँ देखिए अर्जेंटम ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और ग्रहण करने के बाद इसमें क्या है, 1 मोल है सांद्रता, और ग्रहण करने के बाद वापस में एजी सांद्रता में बदल जा रही है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण विभव, और ये क्या है, अपचयन विभव। इसमें तो बड़ी आसानी से आ गया कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव को हमने अलग कर लिया। क्या कर लिया है, अलग कर लिया। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीकरण विभव होता है किस पर होता है, हमने गैल्वेनिक सेल ने बताया था कि जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो किस पे होता है, ऑक्सीकरण हमेशा किस पे होता है, एनोड पर ही होता है। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ई नोड एन आई प्लस 2 धातु आयन, धातु कितना है यहाँ 0.2 माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक, और ई नोट एजी और एजी प्लस कितना है
0.80 वोल्ट है। ठीक, यहां तक बात समझ में। अब इसमें हमको क्या रखना है कि हम इसमें हमें पता नहीं चल रहा, यहाँ तो हम पता कर लिए थे चुपके से, हमें याद था, पर आपको इसमें मान लीजिए पता नहीं चल रहा है कि अपचयन है कि आपकीकरण है, तो इसमें दोनों को अपचयन मान लेना, दोनों को अपचयन मान लेना है। ठीक, और अपचयन मानने के बाद जो आपका फार्मूला होता है ई नोट सेल बराबर, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट पहले क्या होता है, कैथोड होता है, माइनस ई नोड ए नोड होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसमें देखें, ऑक्सीकरण को हम क्या माने, कैथोड माने, ऑक्सीकरण को हम कैथोड कहते हैं, ओ सॉरी एनोड कहते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं, एनोडिक क्षण है। और अपचयन जिसपे होता है उसे हम कैथोडिक कहते हैं, नहीं कैथोड कहते हैं, कैथोड क्षण है। अब देखिए इसमें कैथोड वाले के स्थान पे इस वाले का मान हमें रखना है, ई नोट एजी स्लेश एजी प्लस जो है इसको यहाँ पर रखें। जब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.80 वोल्ट। अब देखिए ये कैथोड वाला हो गया, ई नोट सेल बराबर क्या हो गया, ई नोट सेल बराबर इसमें क्या हो गया, कैथोड वाला 0.08 हो गया, 80 हो गया। अब माइनस, यहाँ पर माइनस, उसके बाद हम इसको एनोडिक वाला लिखेंगे, इसमें भी क्या है, -0.25 वोल्ट। ठीक, ये दिया। अब इसमें देखेंगे, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस बात को आपको पता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपके पास जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, यहाँ 8 में से क्या हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0.1 यानी कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। ये क्या है, ई नॉट सेल बराबर आपका आंसर है। ठीक, और दूसरी चीज इसमें एक और है, उसको हम नेक्स्ट वाले प्रश्न में बताएंगे कि ई नॉट सेल हमेशा धनात्मक ही होता है, अगर ऋणात्मक होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, वो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो ई नॉट सेल आता है इसका जो वोल्ट होगा वो प्लस में आना चाहिए, अगर प्लस में नहीं आ रही है तो समझो वो अभिक्रिया नहीं हो सकती, प्लस में आएगी तभी अभिक्रिया संभव है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, ताकि हमें हौसला बढ़े और हमें अच्छा लगे कि हाँ इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट में हमें विशेष ध्यान और देना है, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में भी मन लगे। ठीक, और साथ साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा, कॉपी कलम जरूर लेकर बैठेंगे ताकि आप लोग इसे साथ साथ नोट डाउन भी करते चले। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, कुछ भी करिए। ठीक, चले हटाएं, चलिए हम हटा रहे हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने आते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है। सॉरी, ऊपर वाले को तो हमने हटा ही दिया, चलिए कोई बात नहीं है, हम ऊपर वाले को हटा दिए हैं, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले। देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक, मानक का मतलब स्टैंडर्ड है, मानक अवस्था में, अवस्था, मानक अवस्था में अभिक्रिया की संभाव्यता की प्रयुक्त कीजिए। क्या है, अब अवस्था में निम्नलिखित, निम्नलिखित अभिक्रिया, अभिक्रिया की संभाव्यता, संभाव्यता, संभाव्यता की प्रयुक्ति, प्रयुक्ति कीजिए।
प्रागुक्ति कीजिए कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं। इसमें संभाव्यता का मतलब है कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। इसमें प्रश्न क्या है, Cu+2 है, ए एक्वस में है, एक्वस का मतलब घोल है, ठीक। उसके बाद क्या है, प्लस 2Ag, ये सॉलिड है, ठोस है। फिर अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, Cu ठोस है, प्लस में 2Ag एक्वस है, क्या है, 2Ag एक्वस है। और इसमें दिया हुआ क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि E0 Cu+2+Cu बराबर कितना दिया है, 0.34 वोल्ट, तथा E0 Ag बराबर क्या दिया हुआ है, 0.804। ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि संभाव्यता है कि नहीं। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का विभवांतर अगर धनात्मक आए तो क्रिया संभव है, नहीं तो क्रिया असंभव ही है। कहने का मतलब आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, वो नोट करने वाली पॉइंट ये है, नोट डाउन में कर लीजिए कि यदि विभवांतर प्लस यानी धनात्मक आए तो क्रिया संभव है नहीं तो असंभव। ठीक। कहने का मतलब अगर धनात्मक आए यानी E0 सेल जो है इसका मान अगर प्लस में आए तब तो क्रिया संभव है, अन्यथा क्रिया संभव नहीं है। तो देखिए आपको इतना बड़ा प्रश्न इसमें दे दिया गया है, एक्वस दे दिया गया, क्लियर। इन सब से घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पूछा ही नहीं, इस प्रश्न में कुछ पूछा ही नहीं। आपको सिर्फ पूछा है E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड पूछा है, ठीक। E0 कैथोड और E0 एनोड, और इसमें आपको पता चल ही जाता होगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। इसमें आपको पता चल ही गया कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। एनोड पे हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें जो कुछ भी होगा, कहने का मतलब जो Cu है, क्या है, Cu है। इसमें प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक, हाँ यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक है कि यहाँ +2 होगा, ठीक। ऐसे लिखने में, वही तो पहले देखिए इसमें जो कॉपर था वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक। त्याग करने का मतलब उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण होने का मतलब एनोडिक है। तो एनोडिक वाले पे अगर हम बात करें तो उस पर क्या लिखा जाना चाहिए, 0.38 लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए, 0.34 वोल्ट। अगर हम कैथोड की बात करें तो इस वाले पे क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है, क्योंकि इस पे जो प्लस आयन था वो फिर एक्वस में खुद ही बदल रहा है, नहीं अर्जेंटम जो था वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके खुद अर्जेंटम में जो सांद्र आयन था उसमें खुद सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो इसको हम 0.80 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे E0 सेल बराबर हमारे पास इतना आ गया। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.46 आएगा। क्या बचेगा, 0.46, वो भी माइनस 0.46, वो भी माइनस का आएगा, ठीक। किसका आएगा, माइनस का आएगा। और जब ये माइनस का आएगा तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मान धनात्मक नहीं है। क्या है, धनात्मक नहीं है। इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि जो
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ई नोट का मतलब होता है, ई नोट का मतलब है ईएमएफ भी कहते हैं, जिसे ई नोट सेल को ईएमएफ भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं ई नॉट को। ई नॉट को ये भी बोलते हैं हम, ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक, जिसका इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स फुल फॉर्म होता है। इस बात को आप समझ गए? लगातार हम इस साथ में कई शब्द बोलते रहते हैं ना, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, लगातार बोलते ही रहते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें अभिक्रिया हो ही नहीं रही क्योंकि इसमें माइनस में आ रहे हैं भाई, और माइनस में आने का मतलब है कि अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया। जबकि आपको प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न आप पढ़ेंगे, आप देखिए कुछ भी करिएगा, आप सबसे पहले प्रश्न को बड़े आसान तरीके से पढ़िएगा। प्रश्न को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार प्रश्न को पढ़िए। आधे से ज्यादा प्रश्न के हल, प्रश्नों के हल प्रश्न में ही मिल जाते हैं। आप प्रश्न को पढ़िए। देखिए आपसे क्या पूछ रहा था, मानक अवस्था में पूछ रहा था, इसी चीज की चर्चा हो रही थी ना। और अगर आप इसमें जाते कि ये क्या दे रखा है, इसमें जाते तो आप उलझ जाते, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये भी दिया गया है कि आप इतना तो सेंस लगा सकते हैं ना कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब इस पर ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है, क्योंकि जो त्यागता है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया उस पर होती है। इस बात को समझ रहे हैं कि जो भी धातु क्षण, जो भी सेल होगा, अर्ध सेल होगा, वो अगर कुछ त्याग कर रहा है, इसका मतलब उस पर अर्ध अपक्रिया हो रही है। और जो ग्रहण करता है उस पर अपचयन होता है, अपचयन होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि जो क्या करता है, ग्रहण करता है अपचयन, और जो त्यागता है उस पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण पे आपने देखा होगा कि ऑक्सीकरण पे हमेशा एनोड होता है। इस बात को भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीकरण पे हमेशा एनोड होता है और अपचयन पे हमेशा कैथोड होता है। और उसी एनोड और कैथोड की चर्चा यहाँ हुई है। और सिंपल सा मान दिया गया, हम मान को रख देंगे, हमारा प्रश्न आ जाए, प्रश्न का आंसर आ जाए, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सभी ग्रुपों में फटाफट शेयर करेंगे, और जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कुछ ना कुछ तो आप भी करिए ना, हम इधर तो एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी हमारे लिए कुछ करिए ना। थोड़ा थोड़ा एक दो ग्रुप में एक दिन दो दिन शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से कुछ होता नहीं है, बच्चों तक ये पहुंचता है, बच्चों तक ये प्रश्न, ये सेशन पहुंचता है, उन्हें देखना पसंद आता है। बहुत से बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक। आपकी वजह से किसी न किसी को केमिस्ट्री पढ़ना आ ही जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक। आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वाले सेशन में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं हम, आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहे हैं कि अगले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत यानी विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम चर्चा करें, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी, यानी कौन सी धातु अपचयन करेगी, या कौन सी धातु पर ऑक्सीकरण होगा। जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी धातु ऑक्सीकरण कर रही है या कौन सी धातु अपचयन कर रही है, तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में, आप क्रिया आपको नहीं समझ में आएगा, आप गैल्वेनिक सेल का निर्माण नहीं कर सकते, आप वोल्टेइक सेल बना ही नहीं सकते, आप बना ही नहीं सकते, उसकी सोचने की बात ही अलग है, आप उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर सकते कि वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल होते क्या है। तो उनके लिए आपको सबसे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़ना होगा, और इसको हम कल वाले सेशन से ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? कल वाले सेशन से हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी
को ला रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सभी ग्रुपों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।